हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डाइजेशन पार्ट 2 लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करा था और फिजियोलॉजी पार्ट उसका पूरा कंप्लीट किया था। आज हम फूड का डाइजेशन कैसे होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड, हाउ इट ऑकर्स, वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आपको रोज जो भी हम पढ़ाएं वो आपका रिवीजन होता रहे, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स का भी भला हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइंस हम रीड आउट कर रहे थे लाइन टू लाइन। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये मैम ने आपको कल भी बताया था कि मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से डाइजेशन होता है। मैकेनिकल मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, बस वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। मतलब केमिस्ट्री नहीं चेंज हो रही है। दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन, सिर्फ ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का। और जब इन सब्सटेंस में एंजाइम एक्ट करेंगे, दैट इज केमिकल डाइजेशन, तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। Simple absorbable form, so that it can be utilized by our cells through blood. So mechanical और chemical digestion के द्वारा हमारा food simpler absorbable form में convert होता है। Next, the buccal cavity performs two major functions, that is mastication of food and facilitation of swallowing. हमारी बकल कैविटी, ओरल कैविटी मैंने कल समझाई थी आपको, बकल और ओरल कैविटी, जिसके 2 पार्ट्स बताए थे, टीथ और टंग। ठीक है, याद है ना सबको? तो वो हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में और साथ ही साथ स्वेलोइंग में, खाने को अंगलने में। मैस्टिकेशन ऑफ फूड टीथ की हेल्प से होता है, मतलब ग्राइंडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, मैकेनिकल ग्राइंडिंग का मूवमेंट जो है वो टीथ के द्वारा होता है, और स्वेलोइंग में टंग मदद करता है, और साथ ही साथ सलाइवा। सो द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, देखो लाइन आ गई ना, टीथ और टंग सलाइवा के साथ मिलके मैस्टिकेट करते हैं और खाने को मिक्स करते हैं थॉरोली। आई बात समझ? टीथ, टंग और सलाइवा जो है वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे थॉरोली मिक्स करते हैं और बोलस बना देते हैं। Mucus in the saliva help in lubricating and adhering the masticated food particles into bolus. जो सलाइवा के अंदर म्यूकस पाया जाता है बच्चों, वो क्या करता है? वो लुब्रिकेशन, मैंने आपको कल ही बताया था म्यूकस का फंक्शन, एक प्रकार का ग्रीसी सब्सटेंस होता है। तो लुब्रिकेशन का मतलब है ग्रीसी सब्सटेंस, कि खाना कहीं भी फंसे नहीं फिर ईसोफेगस में या आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्रॉस करते वक्त। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर ही म्यूकस पाया जाता है, जो लुब्रिकेशन के साथ साथ जो है नेक्स्ट दैट इज एडहरिंग ऑफ मैस्टिकेटेड फूड में भी हेल्प करता है। मतलब टीथ की हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हैं उनको जोड़ने का काम करता है, उनको जोड़ के एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे बोलस कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि माउथ के अंदर जो मैस्टिकेटेड फूड एडहर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, गिवन इन एनसीईआरटी। अब ये जो बोलस है बच्चों, वो स्वेलोइंग की मदद से फैरिंक्स में पहुंचेगा। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फैरिंक्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस। पहले फैरिंक्स में जाएगा, फिर फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस में जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम स्वेलोइंग और डेग्लूटिशन कहते हैं। ठीक है, स्वेलोइंग का दूसरा नाम ही डेग्लूटिशन है, तो आपको पता होना चाहिए अंगलना, स्वेलोइंग, डेग्लूटिशन आर द सेम थिंग। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis. देखो बच्चों, esophagus that is food pipe, उसमें successive contraction and relaxation होता है। यहाँ पे सिर्फ contraction लिखा है, but relaxation भी होता है। तो contraction and relaxation होने के कारण एक wave like movement produce होता है, जिसके कारण खाना आगे के डायरेक्शन में पुश होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट? पेरिस्टाल्सिस। इंपॉर्टेंट।
फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब ईसोफेगस स्टमक में आके ओपन होता है, व्हेन द ईसोफेगस ओपन्स इनटू अ जे शेप्ड स्टमक, तो यहां पे स्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। तो उसके बारे में बात करिए बच्चों। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। खाना यहां से अब स्टमक में जाएगा, ठीक है। अब सलाइवा जो कि मुंह के अंदर होता है, उसका क्या कंपोजिशन है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। अब इन लोगों ने स्टमक में फूड पहुंचाने के बाद सलाइवा की बात करी है और हमने कल ही कर ली थी सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात। एक बार और रिवाइज करते हैं बच्चों। सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स, एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो सलाइवा का कंपोजिशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, एंजाइम्स दैट इज सलाइवरी अमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, मतलब माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। खाने में जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गए हैं वो हमारे माउथ में लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा मारे जाते हैं। Chemical process of digestion is initiated in the oral cavity itself because oral cavity has an enzyme called salivary amylase. Salivary amylase एंजाइम की प्रेजेंस के कारण खाने का डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है और माउथ के अंदर स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम पाया जाता है, दैट इज salivary amylase. So question may be asked, the digestion of which component of food starts in buccal cavity? So starch with the help of salivary amylase. The chemical process of digestion is initiated in oral cavity by hydrolytic enzyme of carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase, as you can see. ठीक है, तो 30% स्टार्च यहां पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। कितना परसेंट स्टार्च? 30%। इंपॉर्टेंट, 30% स्टार्च जो है सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, और सलाइवा का पीएच 6.8 होता है, कल भी बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है बिकॉज स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। तो केमिस्ट्री चेंज हो रही है क्योंकि एंजाइम एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज। साथ ही साथ लाइसोजाइम का फंक्शन बताया कि लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है दैट प्रिवेंट्स द इंफेक्शन। नेक्स्ट, अब स्टमक की म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था हिस्टोलॉजी में कि जो इनर म्यूकोजल लाइनिंग होती है स्टमक की, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बना लेती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। चलो गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम वापस देख लेते हैं। ये देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसके पास में मेनली 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट इज म्यूकोजल नेक सेल जो म्यूकस सीक्रीट करती है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रीट करता है, और चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजन प्रोरैनिन दैट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सीक्रीट करता है, ठीक है। तो इसी के बाद इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। देखो, the mucosa of stomach has gastric gland. Gastric gland have 3 major types of cell, namely mucus neck cell जो कि mucus secrete करता है, peptic और chief cell जो कि proenzyme pepsinogen secrete करता है, और parietal और oxyntic cell which secrete HCl and Casel's intrinsic factor जो कि विटामिन B12 का absorption कराता है। विटामिन B12 को
साइनोकोबालामिन कहा जाता है, जिसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। म्यूकस और नेक्स्ट सेल म्यूकस सीक्रेट करता है, पैप्टिक और चीफ सेल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल HCl और केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करता है। स्टमक खाने को 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट। अब स्टमक के अंदर आपको पता है HCl के कारण स्टमक का जो pH है, HCl के कारण स्टमक का जो pH है वो क्या है, एसिडिक। लेकिन कितना pH है, तो 1.8, हाईली एसिडिक pH। और यहां पे एसिडिक मीडियम में हम जो फूड है उसे क्या बोलते हैं, काइम, गिवन इन NCERT। माउथ के अंदर जब बकल कैविटी के अंदर सलाइवा, टीथ और टंग की हेल्प से जो फूड बना था उसे हमने बोलस कहा था। वैसे ही बच्चों स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे उसे हम काइम कहेंगे। अब हम HCl का फंक्शन जानते हैं। HCl क्या करता है, जो पैप्टिक और चीफ सेल ने सीक्रेट करा है पेप्सिनोजन, उसे HCl एक्टिवेट कर देता है इनटू पेप्सिन। ठीक है, साथ ही साथ HCl जो है वो जर्म्स को भी मारता है, किल्स जर्म्स। पेप्सिनोजन, पेप्सिन मतलब एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम को, साथ ही साथ जर्म्स को भी मार रहा है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और एक्सपोजर विथ HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ये प्रोटियोलाइटिक होता है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो बच्चों, अब जो हमारी वॉल है स्टमक की वो भी तो प्रोटीन की बनी है, तो HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है वो हमारी स्टमक की इंटरनल वॉल को भी तो डाइजेस्ट कर सकती है या टीयर ऑफ कर सकती है, डिटोरेट कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण डिटोरेशन नहीं होता है स्टमक की इंटरनल लाइनिंग का। और साथ ही साथ इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन और स्टमक की इंटरनल म्यूकोजल एपिथेलियम को डिटोरेट होने से बचाता है। कौन? म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। HCl के कारण स्टमक का pH एसिडिक है, दैट इज 1.8। अब हम बात करते हैं बच्चों इन्फेंट्स के बारे में। इन्फेंट्स ज्यादातर मिल्क डाइट पर रहते हैं, तो जो हमारा यहां पे हमने पढ़ा कि जो चीफ सेल होता है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है, तो इन्फेंट्स में यही चीफ सेल्स प्रोरैनिन सीक्रेट करते हैं। डबल एन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक रैनिन हार्मोन भी है जो कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों रैनिन की स्पेलिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो डाइजेशन में हम रैनिन पढ़ते हैं उसमें डबल एन आता है, और जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में रैनिन हार्मोन पढ़ेंगे उसमें सिंगल एन आता है। इन्फेंट्स के केस में जो चीफ सेल से प्रोरैनिन सीक्रेट हुआ है वो HCl की प्रेजेंस में रैनिन में कन्वर्ट होता है, और फिर रैनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन को हम कैसीन बोलते हैं। तो रैनिन की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में ये कर्डलिंग होती है मिल्क प्रोटीन की, जिसके कारण कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन जाता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन जाता है, और फिर इसके ऊपर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एक्ट करता है और फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। ठीक है, तो ये इन्फेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। So rannin is a proteolytic enzymes found in gastric juice of infants which help in digestion of milk protein. Small amount of lipases are also secreted by gastric gland. Very important. Gastric gland के द्वारा small amount में lipases भी secrete होते हैं. Various types of movement are generated by the muscular layer of small intestine.
स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर के द्वारा भी मूवमेंट होता है, जिस कारण से मैकेनिकल डाइजेशन होता है। These movements help in thorough mixing up of food with various secretion in the intestine and thereby facilitates the digestion. The bile, pancreatic juice and intestinal juice are secreted into small intestine. देखो, अब small intestine में food आ चुका है, तो small intestine में stomach से food small intestine में आया, ठीक है, that is first part is duodenum. यहीं पे ही pancreas भी पाया जाता है, ठीक है, और यहां पे ही हमारा लिवर गॉल ब्लैडर भी मिलता है। तो आप देखें बच्चों, तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के कारण बच्चों पैनक्रियाटिक जूस भी इंटेस्टाइन में ऐड होता है, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल, ये तो ऐड हो गए भैया हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। यहां पे कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस और बाइल तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। फिर इंटेस्टाइनल वॉल का एक खुद का ग्लैंड होता है जिसके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। सो पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस, ये 3 सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, मेनली इन द ड्यूोडेनम पार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए मेन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन है, और डाइजेशन का मेन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन इसका कारण है बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्रेन्ड बाय 3 सीक्रेशन। फर्स्ट पैनक्रियास के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस, देन लिवर गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टाइनल जूस। सो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अब क्या क्या पाया जाता है? सो द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैंने 3 आपको बताया, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, देन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। सो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये स्टार्च का डाइजेशन करेगा। और लास्ट लाइपेज, जिसे पैनक्रियाटिक लाइपेज को स्टेप्सिन भी कहा जाता है, ये फैट का डाइजेशन करेगा। और लास्ट है बच्चों न्यूक्लियेज, जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए का डाइजेशन करेगा। तो 4 ग्रुप के एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। नाउ अब ट्रिप्सिनोजन जो होता है, दैट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, उसे एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है। जिस प्रकार बच्चों स्टमक के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स को HCl एक्टिवेट करता था, उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है। सो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज। तो अपन लिख लेते हैं, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ये एंटेरोकाइनेज कहां से आया? तो एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की जो लेयर है उससे रिलीज होता है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से ये हार्मोन सीक्रेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है, जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है।
अब ट्रिप्सिन बाकी के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। नाउ ट्रिप्सिन विल एक्टिवेट द अदर एंजाइम, जैसे नेक्स्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, कौन? ट्रिप्सिन, ठीक है। पहले ट्रिप्सिन को एक्टिवेट, सबसे पहले हमें ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन को में कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, और बाकी दो को एक्टिवेट ट्रिप्सिन खुद कर देता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से आता है, और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ट्रिप्सिन बदले में बाकी के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। द बाइल रिलीज इनटू द डियोडेनम। अब बाइल की कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको कल भी बाइल का कंपोजिशन बताया था कि बाइल जो है वो अल्कलाइन होता है, और इसी के कारण हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच अल्कलाइन होता है। सो बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर। इसका जो पीएच होता है वो अराउंड 7.4 टू 7.8 होता है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके कारण स्टूल का कलर येलो होता है। उसके बाद में बाइल के अंदर अगर हम नेक्स्ट कंपोजिशन देखें तो बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज सोडियम टोरोकोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और मेनली अल्कलाइन मीडियम देने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं और वाटर। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल। इंपॉर्टेंट, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम, ठीक है। साथ में फॉस्फोलिपिड्स भी मिलते हैं बट देयर इज नो एंजाइम। बाइल के द्वारा डाइजेशन नहीं होता है खाने का, बिकॉज बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। इसका मेन काम होता है मीडियम को अल्कलाइन करना और फैट का इमल्सिफिकेशन करना, जिसके कारण फैट के ऊपर एंजाइम्स आसानी से एक्ट कर पाए। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन द फैट इनटू स्मॉल मिसल्स। ये क्या होता है ये मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे बाइल के द्वारा फैट का इमल्सिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। बाइल जो है वो लाइपेसेस को भी एक्टिवेट करता है। मैंने आपको कहा था फैट डाइजेशन के लिए मेनली हमें अल्कलाइन मीडियम की आवश्यकता होती है, और स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम था, वहां पे भी लाइपेज सीक्रेट हो रहा था, लेकिन जो फैट है वो डाइजेस्ट ना के बराबर हो रहा था। लेकिन इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम होने के कारण, बाइल होने के कारण यहां पे फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है और खत्म भी हो जाता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। मैंने आपको बताया था बच्चों पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हमें गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है ग्रीस या ऑयल जैसा सब्सटेंस सीक्रेट होना, जिसके कारण खाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी फंसे ना। The secretion of the brush-bordered cell of the mucosa along with the secretion of goblet cell constitutes the intestinal juice. ठीक है, तो intestinal juice और succus entericus very important। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा था जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 सीक्रेशंस एड ऑन होते हैं, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। तो अब हम इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस की बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस जो है वो सीक्रेशन है ऑफ म्यूकस एज वेल एज इट इज the secretion of brush bordered epithelium which is lining the small intestine, and it
इन दोनों को मिला के हम इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इस लाइन के ऊपर नीट एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस? तो आपको पता होना चाहिए, गॉबलेट सेल से जो म्यूकस सीक्रीट होता है प्लस द सीक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम फॉर्म सक्कस एंटेरिकस, मतलब उसके पास अब एंजाइम्स भी होंगे। सो सक्कस एंटेरिकस जो है बच्चों वो फाइनल डाइजेशन के लिए होता है। दिस जूस कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स, जैसे डाइसैक्राइड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइसैक्राइडेज, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, वैसे ही डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टाइडेज, फाइनली अमीनो एसिड बन जाएगा। देन फैटी लिपिड्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए लाइपेज, देन न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने के लिए एक्सेट्रा। द म्यूकस along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide alkaline medium. So students, next line क्या है कि जो म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa, देखो स्टमक से खाना जो आ रहा है वो एसिडिक है नेचर में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर करेगा तो वो एसिडिक है, तो वो इंटरनल लाइनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसे डिट्योरेट नहीं कर दे। इस कारण से बच्चों म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं, मेनली म्यूकस, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग को, और साथ ही साथ अल्कलाइन मीडियम भी देते हैं। इसके साथ साथ बच्चों इसी प्रोसेस में हेल्प करते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड। जब मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था डिओडेनम के अंदर सब म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स या ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। इनका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना। ये भी म्यूकस सीक्रेट करते हैं, प्लस द म्यूकस secreted by the intestinal lining both help to prevent deterioration of the internal lining of small intestine. So students, ये emulsification of fat की प्रोसेस है कि किस प्रकार फैट का emulsification होता है। ये फैट ग्लोब्यूल है जो कि आप देखिए बाइल सॉल्ट्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है और बाइल सॉल्ट्स की इसके ऊपर कवरिंग हो गई है, जिस कारण से अब एंजाइम्स इन पे इजीली एक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है। अब इतने बड़े गोले पे एंजाइम एक्ट करेगी तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, या छोटे छोटे बहुत सारे गोले बन जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें डाइजेशन नहीं हुआ है बच्चों। जो बड़ा ग्लोब्यूल था वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट गया है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, और ये बाइल के द्वारा होता है, विच इज रिलीज फ्रॉम लिवर, गॉल ब्लैडर। अब जब हम फैट का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो ये चार्ट वापस से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा भी कवर करती जा रही हूं, जिससे आप एनसीईआरटी में ही ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा पढ़ के पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हैं। प्रोटीन, proteases and peptones partially hydrolyzed protein in the chyme reaching the intestine are acted upon by proteolytic enzyme of pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स पहले एक्ट करते हैं, फिर फाइनल डाइजेशन सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होता है। तो पहले हम पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम के द्वारा किस प्रकार डाइजेशन हो रहा है वो पढ़ेंगे, फिर हम इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा या सक्कस एंटेरिकस के द्वारा जो फाइनल डाइजेशन होता है वो देखेंगे। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन। पैनक्रियाटिक जूस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर सब कुछ हो रहा है, बिकॉज इंटेस्टाइन के अंदर 3 सीक्रीशन ऐड होते हैं। पहले पैनक्रियाटिक जूस, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, क्योंकि स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका था,
तो उसमें हमें प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस मिले विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। अब इन तीनों एंजाइम के ऊपर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों अलग अलग एंजाइम हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोटीन डाइजेशन। अब आते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पे या फिर स्टार्च डाइजेशन। दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट। अब जैसे कि आपको पता है स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में से स्टार्ट हो गया था विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ने 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन बाकी के 70% स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब सी पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस दैट इज फैट डाइजेशन। लाइपेजेज एंजाइम पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक लाइपेज को स्टेप्सिन भी कहा जाता है, क्वेश्चन में बी आस्क्ड। तो फैट्स को डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और डाइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करती है। अब आपको न्यूक्लियोटाइड्स और साइड्स में डिफरेंस पता होगा। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस। अब हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे पैनक्रियाटिक जूस खत्म होता है। नाउ इंटेस्टिनल जूस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सक्कस एंटेरिकस और सक्कस एंटेरिकस which is equal to mucus plus enzymes or secretion of brush bordered epithelium of intestine, brush bordered epithelium of intestine, important, ऊपर लाइन आई थी एनसीईआरटी में, ठीक है। फॉर्म्स respective simple absorbable form. These final step in digestion occurs very close to mucosal epithelial cells of the intestine. Because intestinal mucosa के द्वारा ही secretion हो रहा है, तो the digestion of this step of digestion occurs close to the mucosa of small intestine. Now, अब सबसे पहले हम प्रोटीन डाइजेशन पढ़ेंगे। इसके ऊपर वाले जैसा ही हम डिवाइड कर लेते हैं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले हम प्रोटीन डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ए पार्ट दैट इज डाइपेप्टाइड्स। सक्कस एंटेरिकस में डाइपेप्टाइड डेजेज होता है जो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली बच्चों अब हमें सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस मिलने वाले हैं विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड by the blood and given to different cells of our body, transported to different cells of our body. Okay, तो पहले प्रोटीन डाइजेशन में डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के कारण फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड बन गया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस के एक्शन और सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन के कारण हमें डाइसैकेराइड्स मिल चुके थे ऑलरेडी, पॉलीसैकेराइड से ऑलरेडी डाइसैकेराइड्स हमें मिल चुके हैं। तो सक्कस एंटेरिकस के अंदर डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज। तो जो सुक्रोज होता है उसे हम केन शुगर भी कहते हैं और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं और जो नॉर्मल टेबल शुगर होती है वो माल्टोज होती है। इन तीनों पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है।
कि माल्टेज के एक्शन के द्वारा किसमें टूटता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज पे जब लैक्टेज एक्ट करता है तो वो काय में टूटता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है। वैसे ही सुक्रोज दैट इज केन शुगर जो कि गन्ने में पाई जाती है, उसमें जब सुक्रेज एंजाइम एक्ट करता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों हम न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन पे। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन पे दैट इज डीएनए आरएनए का डाइजेशन। तो ऑलरेडी बच्चों ऊपर न्यूक्लियोटाइड बन चुके थे बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के कारण न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होंगे। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर बेस और फॉस्फेट होता है, शुगर बेस और फॉस्फेट होता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर बेस होता है। इसीलिए जब न्यूक्लियोसाइडेज उस पर एक्ट करता है तो शुगर और बेस अलग अलग हो जाते हैं। अब फाइनल डी स्टेप दैट इज फैट डाइजेशन। डाई और मोनोसैक्राइड्स जो है जो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा बने थे वो फाइनली उन पे अब एक्ट करेगा हमारा सक्कस एंटेरिकस में मौजूद लाइपेज, जो उसे फाइनल सिंपल सब्सटेंस दैट इज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबोव ऑकर्स इन डिओडेनम रीजन। ठीक है, मैंने आपको कहा था मेन डाइजेशन साइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिओडेनम, और जो सिंपल सब्सटेंस है उसका एब्जॉर्प्शन मिडिल कॉइल पार्ट जिजुनम एंड हाईली कॉइल पार्ट इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए जिजुनम इलियम रिस्पॉन्सिबल है और डाइजेशन के लिए मेनली सी शेप डिओडेनम रिस्पॉन्सिबल है। The undigested and unabsorbed substance are passed on to the large intestine. अब जो खाना पच नहीं पाया है और एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है और फाइनली फीसेस जो है वो हमारी बॉडी के थ्रू, एनस के थ्रू रिलीज आउट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा पूरा फूड का डाइजेशन खत्म होता है। अब हम कुछ हार्मोन्स डिस्कस करते हैं, लोकल हार्मोन्स डिस्कस करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्शन हो रहे हैं, एंजाइम का सीक्रीशन होना, बाइल जूस का सीक्रीशन होना, उन्हें कंट्रोल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन व्हिच कंट्रोल द सीक्रीशन ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स आर फर्स्ट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है बच्चों वो पाइलोरिक स्टमक और डिओडेनम से रिलीज होता है। इसका टारगेट या एक्शन होता है सीक्रेटरी सेल एंड मसल्स ऑफ स्टमक, जो कि जिसके द्वारा HCl का सीक्रेशन होता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्टिमुलेट होती है। जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, चक्की जैसा मूवमेंट होता है, वो भी स्टिमुलेट होता है। तो गैस्ट्रिन मेनली एक्ट करेगा हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, जिससे HCl का सीक्रेशन होगा और साथ ही साथ गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्टिमुलेट होगी। नेक्स्ट कमिंग टू कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन CC के इसका सोर्स है डिओडेनम। ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है जिस कारण से बाइल रिलीज होता है। तो बाइल रिलीज कराने में किसका काम है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन का काम है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों सीक्रेटिन। ये पहला ऐसा एंजाइम था जो डिस्कवर हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डिओडेनम से रिलीज होता है। ये पैनक्रियास से वाटर और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन कराता है। साथ ही साथ ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट कराता है और लिवर से बाइल रिलीज कराता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बाइल जूस के सीक्रेशन में कौन से दो हार्मोन्स इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर से और सीक्रेटिन लिवर से। और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन में भी इन्वॉल्वमेंट है सीक्रेटिन का, क्योंकि वो पैनक्रियास में से सीक्रेशन करवा रहा है वाटर और बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट,
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP इनहिबिटरी है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड मसल को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण गैस्ट्रिक सीक्रीशन और मोटिलिटी भी इनहिबिट हो जाती है। डिओडेनम से रिलीज होता है, ये सोर्स है इसका। नाउ विलिकाइनिन, ये भी डिओडेनम से रिलीज होता है, ये विलाइस का एक्शन स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट डिओक्राइनिन, ये भी डिओडेनम से सीक्रीट होता है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड के सीक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं विच सीक्रीट्स अल्कलाइन म्यूकस। नेक्स्ट, अब बच्चों हमने पढ़ा जैसे कि अब फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को हम फीसिस कहते हैं। अब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी दैट ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी डाइजेशन की नहीं होती है, वहां पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स का। देन साथ ही साथ म्यूकस का सीक्रीशन होता है, म्यूकस का सीक्रीशन होता है जिसके कारण वेस्ट भी आपस में एडहेर हो जाए, ठीक है, जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में एडहेर होके एक क्लम बना ले, उसके लिए म्यूकस रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ लुब्रिकेशन का काम भी करता है, जिसके कारण फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी जो है वो ब्लॉक ना हो, they are easily passed and released out from the body. The undigested unabsorbed food को हम feces कहते हैं, जो कि large intestine में enter होते हैं from the ileum part to the cecum part. इसीलिए इलियम से सीकम में आता है, इसलिए वहां पे इलियोसीकल वॉल्व पाया जाता है जो कि प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द फीसेस फ्रॉम सीकम टू इलियम, ठीक है, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो नहीं होने देता फीकल मैटर का। इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन रेक्टम, और फाइनली जो फीसेस है वो रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं, और रेक्टम में भी पानी एब्जॉर्ब होता है टिल द डेफिकेशन। व्हाट इज डेफिकेशन? रिलीजिंग आउट ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से फीसेस रिलीज आउट करने को हम डेफिकेशन कहते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो GIT की जितनी भी एक्टिविटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी है, उन पे न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है प्रॉपर। हार्मोन्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जैसे सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। NCERT में भी गिवन है कि न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा ये सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। अब खाने को देखकर, सूंघकर और उसकी प्रेजेंस के द्वारा, एरोमा के द्वारा हमारे माउथ हमें ऑटोमेटिकली वाटरी होने लग जाता है। कहीं से बढ़िया पिज्जा की खुशबू आए तो ऑटोमेटिकली मुंह के अंदर पानी आ जाता है, दैट इज सलाइवा। सलाइवा ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, तो सीक्रीशन ऑफ सलाइवा के अंदर इनका भी रोल है, दैट इज साइट, देखकर, सूंघकर, और presence of the food in the oral cavity also stimulate secretion of saliva. Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signal. The muscular activity of different parts of alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, both local and through CNS. कुछ लोकल मैकेनिज्म भी होता है और CNS के थ्रू भी। लोकल मैकेनिज्म में जैसे मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी के वक्त ऑर्बैक्स प्लिक्सिस, मीजनर प्लिक्सिस, ये लोकल न्यूरल कंट्रोल हो गया, और वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा भी सारी एक्टिविटी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कंट्रोल होती है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, दैट इज सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, विलिकाइनिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which are produced by gastric and intestinal mucosa. अब बच्चों हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है 1 ग्राम फूड कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये NCERT का डायग्राम नहीं है,
आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर फूड 1 ग्राम फूड का मैं कंबशन कराती हूं जो कि ऑक्सीजन से भी भरा हुआ है साथ में, तो कितनी एनर्जी या कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उससे आएगी हमारी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आएगी इससे। और हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अलग अलग हमारे ही सिस्टम्स को पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली रटने की जरूरत ही नहीं है। फिजियोलॉजिक वैल्यू मतलब बॉडी में कितनी प्रोड्यूस हो रही है। एक बार और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। The amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in bomb calorimeter or closed metal chamber filled with oxygen is its gross calorific or gross energy value. The actual amount of energy combustion of 1 gram of food is physiologic of burn. Actual मतलब बॉडी के अंदर और artificial मतलब bomb calorimeter में। ठीक है, तो हमेशा ग्रॉस वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब इन वैल्यूज को हम टेबुलर फॉर्म में याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, पीवी इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू एंड जीसीवी इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये बॉडी के अंदर और ये वाली आर्टिफिशियली इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हमेशा आर्टिफिशियल बॉम्ब कैलोरीमीटर में वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखते हैं तो उससे हमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4.1। वहीं बॉडी के अंदर 4 मिलेगी। वैसे ही प्रोटीन के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर में 5.65 और हमारी बॉडी में 4। फैट्स की भी बॉम्ब कैलोरीमीटर में 9.45 दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और 9 फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमेशा हमें वैल्यू ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू आवर बॉडी, दैट गिव्स अस अ फिजियोलॉजिक वैल्यू। सो 449 ये हमारी बॉडी का है, 44 फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड 9 फॉर फैट। अब बात करते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन समझाने से पहले हम आपको अपने ऐप में किस प्रकार हमने एब्जॉर्प्शन आसान तरीके से समझाया है वो आपको बताती हूँ, फिर आपको यूं सारी लाइंस समझ आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है कि जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में खाना टूट चुका है वो अब एब्जॉर्ब होके ब्लड और लिम्फ के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और हमारी बॉडी में मौजूद सभी सेल्स तक पहुंचेगा। तो इससे आप फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की समझ सकते हैं। जो फूड है, ठीक है बच्चों, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड और लिम्फ जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प से खाना अब सेल्स तक, हमारी बॉडी के सेल्स, ईच सेल्स तक पहुंचेगा, जिससे हमारी सेल्स को एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी। अब बच्चों नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, देन डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड, इनका एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है। तो एब्जॉर्प्शन पैसिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। ठीक है, पैसिव में भी सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, और पैसिव में एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली थ्रू मेम्ब्रेन हो जाता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा यह प्रोसेस फैसिलिटेट की जाती है। सो सिंपल डिफ्यूजन किसके लिए है? ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड और क्लोराइड आयंस के लिए। तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, गिवन इन एनसीईआरटी। देखिए बच्चों, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यहां कम, जिसके द्वारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनसीईआरटी में एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है, प्लस अमीनो एसिड। अमीनो एसिड और फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मतलब
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से। देखिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, किस प्रकार इसकी हेल्प से फ्रक्टोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फ्रक्टोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखिए आप, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन विच इज प्रेजेंट इन ईसरल ऐप। नेक्स्ट बच्चों, वाटर का एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी में दिया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वाटर का दिख रहा है आपको, ठीक है। अब फटाफट अपन एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे, पहले समझ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट, अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आते हैं बच्चों। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का खर्चा होता है, ठीक है। तो एटीपी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, देन लीवो अमीनो एसिड, देन सोडियम। ये तीनों एनसीईआरटी में गिवन है, ग्लूकोज, लीवो अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, ठीक है। तो ग्लूकोज का अगर देखा जाए तो एक्टिव एज वेल एज पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव में बाय सिंपल डिफ्यूजन और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और अमीनो एसिड तो तीनों में ही आ रहा है। तो देखो बच्चों किस प्रकार एब्जॉर्प्शन हो रहा है, संग में एनर्जी भी लग रही है, तो इसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम का। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास इनटू ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट उनके द्वारा सिंपल सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचते हैं। It is carried out by passive, active and facilitated transport mechanism, ठीक है। और जिसमें से पैसिव और फैसिलिटेटेड जो है उसमें एनर्जी नहीं लगती है, जबकि एक्टिव मैकेनिज्म में एनर्जी लगती है, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है। इसका उल्टा पैसिव में कर दो, पैसिव में एनर्जी नहीं लगेगी और टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन। इसमें भी कौन सा अमीनो एसिड? डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड। तो ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टूवर्ड्स ही होता है क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन में मैंने आपको बोला इट इज टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसे हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। सो सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज and amino acid are transported with the help of carrier protein. This mechanism is called facilitated transport. इसमें फ्रक्टोज आना चाहिए, फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में फ्रक्टोज होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और साथ ही साथ एनर्जी का खर्चा होगा। इसमें अमीनो एसिड आते हैं और ग्लूकोज आते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपकी एनसीईआरटी में भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज लिखा हो तो आप भी सही कर लेना, ठीक है। मैंने आपको याद भी कराया था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एफ फॉर एफ, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। अब इसमें कौन आता है? एक्टिव के अंदर लीवो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, और सोडियम। तो सोडियम, ग्लूकोज और लीवो अमीनो एसिड जो है वो एक्टिव में आते हैं। एक बार और मैं आपके लिए चार्ट बना देती हूं। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन बताया। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, बस अंतर इतना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, बाकी पैसिव में भी हमें एनर्जी नहीं लगेगी और साथ ही साथ टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लगेगा। ऐसे क्या डिफरेंस में फटाफट चीज समझ आ जाती है। अब सिंपल डिफ्यूजन में कौन आता है? अमीनो एसिड, देन ग्लूकोज और क्लोराइड।
अमीनो एसिड भी कौन सा, डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में अमीनो एसिड और फ्रक्टोज, और एक्टिव के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अमीनो एसिड, वो भी लीवो, देन ग्लूकोज, और साथ ही साथ सोडियम। ठीक है, तो ये कॉलम फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कांट बी एब्जॉर्ब्ड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो फैट्स का सिंपल फॉर्म है वो डायरेक्टली इनसॉल्युबल होने के कारण वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अब फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको पहले आसान तरीके से समझाऊंगी, फिर हम ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाइल सॉल्ट्स जो है, ये देखो आप, जो फैट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो इन्हें बाइल कवर कर लेता है जिससे मिसेल बन जाता है। सो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द बाइल सॉल्ट्स एंड मोनोग्लिसराइड्स एंड द फैटी एसिड टुगेदर प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसे हम मिसेल कहते हैं। ये मिसेल बन गया है क्योंकि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्युबल है, इसीलिए बाइल सॉल्ट्स की कवरिंग हो गई है जिसे हम अब मिसेल कहते हैं। ठीक है, अब ये मिसेल इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स दैट इज एंटेरोसाइट को क्रॉस करेगा। देखो आप कैसे, ये मिसेल है, देखिए अब मिसेल जो है अब ये वाटर सॉल्युबल हो चुका है, तो अब ये एंटेरोसाइट सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर करेगा। ये देखिए एंटर करा, ठीक है, और ये वापस से जो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड है वो रीसिंथेसाइज होकर ट्राइग्लिसराइड बन गया, उसके आसपास प्रोटीन की कोटिंग आ गई है। सो ट्राइग्लिसराइड कंबाइंस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जिसे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, मैंने कल की क्लास में बताया था कि फैट का एब्जॉर्प्शन एक स्पेशल लिम्फ वेसल के द्वारा होता है जिसे लैक्टियल कहा जाता है। तो देखिए वो लैक्टियल में अब एंटर करेंगे काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन विल एंटर इन लैक्टियल। देखो बाकी सब सिंपल सब्सटेंस ब्लड में एंटर कर रहे हैं, लेकिन काइलोमाइक्रोन देखिए आप किस प्रकार लैक्टियल में एंटर कर रहे हैं। सो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब ये जो भी चीज एब्जॉर्ब होती है बच्चों, वो देखिए किस प्रकार हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लिवर तक पहुंचती है। सबसे पहले जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसेल। मैंने आपको सबसे पहले मिसेल दिखाया था, अब ये मिसेल वाटर सॉल्युबल है विच मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के सेल को क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट में एंटर होने के लिए उसे मिसेल बनना पड़ा फैटी एसिड ग्लिसरॉल को। अब वो वापस से रिफॉर्म होते हैं और स्मॉल प्रोटीन की कवरिंग बना लेते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा किस प्रकार फैटी एसिड ग्लिसरॉल रीसिंथेसाइज होते हैं, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं और उनके आसपास प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है जिसे काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। अब काइलोमाइक्रोन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द लिम्फ वेसल दैट इज लैक्टियल इन द विलाई। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the bloodstream. ठीक है, अब absorption of substance through mouth, stomach, small intestine, large intestine, ये वापस से मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, बकल कैविटी से अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। फूड का एब्जॉर्प्शन बकल कैविटी में बहुत कम होता है, नहीं होता है। बकल कैविटी के अंदर कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, देख सकते हैं हम। मेनली केमिकल लाइक ड्रग्स एंड मेडिसिन आर एब्जॉर्ब्ड इन द बकल कैविटी। देखिए किस प्रकार टंग के नीचे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग्स का। ओनली सम केमिकल मेडिसिन एब्जॉर्ब्ड इन द बकल कैविटी एज यू कैन सी। अब आते हैं बच्चों स्टमक पे। स्टमक में कौन कौन से सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्टमक में आप देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, शुगर का होगा, अल्कोहल का होगा, कुछ सॉल्ट्स का होगा और कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। नेक्स्ट बच्चों स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज विलाई होने के कारण बहुत अधिक एब्जॉर्प्शन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो विलाइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनके द्वारा एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है और ऑलमोस्ट सभी सिंपल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल फूड का नहीं होता है। और फाइनली फीसेस बन जाते हैं एंड दीज फीसेस आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पाउचेस लाइक हॉस्ट्रा मिलते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब बच्चों हम वापस एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे। Absorption of substance takes place in different parts of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine। सबसे पहले माउथ से हमने देखा सब्सटेंस का नहीं, ड्रग्स का ही एब्जॉर्प्शन हुआ था। नेक्स्ट स्टमक में हमने देखा वाटर, सिंपल शुगर, सम सॉल्ट्स, अल्कोहल एंड सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक। और अल्कोहल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सभी सिंपल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का, कुछ मिनरल्स का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन सिंपल फूड सब्सटेंस का नहीं। The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them। तो बच्चों अब खाना ब्लड के माध्यम से सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचेगा। अब सेल्स और टिश्यूज इन सिंपल सब्सटेंस को एनर्जी बनाने में यूज करेंगी एंड फाइनली उन्हें एटीपी मिलेगा विच इज कॉल्ड एजिमिलेशन। इस स्टेप को एजिमिलेशन कहा जाता है जब सेल और टिश्यू से यूटिलाइज करते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस in the rectum initiate the neural reflex causing the urge or desire for its removal। तो बच्चों जब फीसेस रेक्टम में आ जाता है और वाटर एब्जॉर्ब होके वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो फिर न्यूरल रिस्पॉन्सेस जाते हैं फॉर रिलीज ऑफ द फीसेस विच इज कॉल्ड इजेशन। द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग कॉल्ड डेफिकेशन और रिमूवल ऑफ फीसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं which is a voluntary process and carried out by mass peristaltic movement। तो बच्चों मैंने जैसे कि आपको बताया था एनस के अंदर दो टाइप के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वह इनवॉलेंट्री होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है बिकॉज वो वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है। अब कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं बच्चों। इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन जो है बच्चों बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। इस और इन्फेक्शन जो है वो कुछ पैरासाइट्स के द्वारा भी हो सकता है जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म एंड पिन वॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों जॉन्डिस क्या होता है? सबने सुना है जॉन्डिस में मेनली लिवर अफेक्ट होता है और जो लिवर के जो पिगमेंट्स हैं जो फीसेस को येलो कलर देते हैं वो अब हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं जिस कारण से हमारी आंखें पीली दिखती हैं। सो स्किन एंड आईज टर्न्स येलो इन केस ऑफ जॉन्डिस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, दैट इज बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण आंखें कुछ इस प्रकार येलोइश अपीयरेंस देती हैं। वॉमिटिंग, व्हाट इज वॉमिटिंग? वॉमिटिंग का मतलब होता है जब स्टमक का कंटेंट मुंह के द्वारा बाहर निकले तो उसे वॉमिटिंग कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये मेड्यूला में पाए जाने वाला वॉमिट सेंटर कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉमिट सेंटर कहां पर है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में है। तो वॉमिटिंग से पहले बच्चों घबराहट होती है, हमें समझ आ जाता है कि हमें अब वॉमिटिंग होने वाली है। सो a feeling of nausea precedes vomiting। ठीक है। अब डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर होती है बॉवेल मूवमेंट में और लिक्विडिटी फीकल मैटर की डिस्चार्ज की अगर बढ़ जाती है तो उसे डायरिया कहा जाता है। इस केस में बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो घट जाता है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मूवमेंट होता है और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन घट जाता है जिसे हम डायरिया कहते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। फीसेस जो है अगर बॉडी में रिटेन रहते हैं विद इन द कोलन एज द बॉवेल मूवमेंट ऑकर्स इरेगुलरली, इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट होने के कारण फीसेस जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन सीकम पार्ट में ही पड़े हुए हैं, रिटेन्ड है कोलन और सीकम पार्ट में, तो इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसमें पानी कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाता है तो ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है फीकल मैटर विच कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। नाउ कमिंग टू इनडाइजेशन।
बिना खाना खाए पेट भरा भरा लगना इज कॉल्ड इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के कारण क्या है एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रीशन, एंजाइम प्रॉपर सीक्रीट नहीं हो रहा है तो खाना भी अच्छे से पच नहीं पा रहा है, जिस कारण से पेट भरा भरा लग रहा है। एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग होना, कुछ ज्यादा ही स्पाइसी फूड खा लेना या फिर कुछ ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेना, जिस कारण से इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है। गिवन इन एनसीईआरटी, सो ऑल द कॉजेज आर गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें हमारा भारत भी आता है, कुपोषण जिसे कहा जाता है, ये इन एरियाज में देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और पीईएम जो है इट अफेक्ट्स लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। बांग्लादेश में देखने को मिला था ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मिड 18। पीएम जो है जनरली बच्चों को, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, जिस कारण से मैरिस्मस और क्वाशियोर्कर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब मैरिस्मस और क्वाशियोर्कर को मैं पहले आपको सिंपल चार्ट के फॉर्म में विद डायग्राम समझाऊंगी और उसके बाद आप ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। सो एनसीईआरटी थ्योरी को ही मैंने चार्ट के फॉर्म में लिखा है, डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वाशियोर्कर का बच्चा है, ये मैरिस्मस का बच्चा है। मैरिस्मस का बच्चा ज्यादा मरेला टाइप दिखता है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि इसमें बोन्स दिखती है, पिजन लाइक चेस्ट दिखता है। देखिए आप कैसे इसमें से हड्डियां तक दिख रही हैं, तो ये मैरिस्मस का ज्यादा मरेला बच्चा होता है। और क्वाशियोर्कर का जो बच्चा होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे इडीमा कहते हैं हम। दोनों के केस में हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बच्चों, प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है दोनों के केस में। दोनों जो है पीईएम के टाइप्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। मैरिस्मस जो है उसमें बोन्स दिखती हैं और इसके अंदर इडीमा होने के कारण सूजन दिखती है। देखो उसका स्टमक कितना मोटा दिख रहा है, पेंडुलम लाइक स्टमक दिखता है, जबकि मैरिस्मस में पिजन लाइक चेस्ट दिखती है, क्योंकि हड्डियां पूरी बाहर आ जाती हैं चेस्ट की। तो क्वाशियोर्कर में हेयर ग्रोथ रिटार्ड, वास्टेड मसल, फैट प्रेजेंट, फैट अंडर द स्किन प्रेजेंट होता है, अंडरवेट होता है और इडीमा होता है। इसमें भी अंडरवेट है, लेकिन ज्यादा अंडरवेट है तभी ज्यादा मरेला बच्चा है। वेरी लिटिल फैट, कोई एडिमा नहीं, ओल्ड मैन की तरफ फेस दिखता है और वास्टेड मसल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्वाशियोर्कर जो है वो 1 साल से ऊपर के बच्चों में होती है, जबकि मैरिस्मस 1 साल से नीचे के बच्चों में होती है। क्वाशियोर्कर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन मैरिस्मस जिसके अंदर ज्यादा बोन्स वगैरह दिख रही हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 साल से छोटे बच्चों में और ये 1 साल से बड़े बच्चों में, और इसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। इसमें एडिमा हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, इसमें एडिमा नहीं होता है। इसमें सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है। इसमें मसल्स की वास्टिंग हो जाती है, लिम्स पतले हो जाते हैं, इसमें एक्सट्रीम थिनिंग होती है बॉडी की और लिम्स की। स्किन जो है वो स्वोलन दिखती है, सूजी हुई दिखती है, जबकि इसमें स्किन ड्राई और रिंकल दिखती है। ओल्ड मैन लाइक फेस दिखता है मैरिस्मस में। इसमें भी अंडरवेट चिल्ड्रन है, इसमें सीवियरली इमैसिएटेड चिल्ड्रन है। ठीक है बच्चों, यहां पे हमारा डाइजेशन चैप्टर खत्म होता है। अब आप इस डिफरेंस के आधार पर एनसीईआरटी रीड आउट कर लेना, बिकॉज मैंने इसी के थ्रू ही डिफरेंस बनाया है। वो मैंने आपके लिए इमल्सिफाइड फैट, मिसेल और काइलोमाइक्रोन में डिफरेंस लिखा है। इमल्सिफाइड फैट जो है वो लार्ज ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं विद बाइल सॉल्ट्स कवरिंग, जबकि मिसेल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं विद बाइल सॉल्ट कवरिंग, जबकि काइलोमाइक्रोन ट्राइग्लिसराइड होते हैं विद प्रोटीन कवरिंग। ठीक है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। इसमें बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड रहता है, मिसेल के केस में लाइपेज रिक्वायर्ड रहता है, तभी फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा। और काइलोमाइक्रोन में जो प्रोटीन की कवरिंग हुई है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा हुई ऑफ एंटेरोसाइट एंड एंजाइम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? इमल्सिफाइड फैट जो होता है इसके कारण फैट का डाइजेशन आसान हो जाता है।
वहीं मिसेल जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से एंटेरोसाइट तक एब्जॉर्ब होने के लिए जरूरी है, ल्यूमन से एंटेरोसाइट तक, और एंटेरोसाइट से लिम्फ वेसल दैट इज लैक्टियल तक जाने के लिए काइलोमाइक्रॉन इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। तो बच्चों अब आपको डाइजेशन चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? प्लूरोडोंट, मोनोफायोडोंट, होमोडोंट, ऑप्शन 2 थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, ऑप्शन 3 थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, होमोडोंट, ऑप्शन 4 प्लूरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था बच्चों कि ह्यूमन डेंटिशन जो है स्टूडेंट्स अटैचमेंट के बेसिस पे कि वो एल्वुलर बोन से अच्छे से अटैच है, उस बेसिस पे उसे हम थीकोडोंट कहते हैं। तो थीकोडोंट आना चाहिए एक। तो फिर हमारे सारे दांत एक समान नहीं दिखते हैं तो हेट्रोडोंट आना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं तो उस बेसिस पे डाइफायोडोंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन कहां पे दिख रहे हैं आपको? सेकेंड ऑप्शन में, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो नीट 2019 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स in their respective location and organ. Crypts of Lieberkuhn, Glisson's capsule, islets of Langerhans, Brunner's gland, pancreas, duodenum, small intestine, liver. चलो मैच करते हैं बच्चों। Crypts of Lieberkuhn हमें small intestine में देखने को मिलता है। Glisson's capsule is a specific mammalian feature जो कि liver में देखने को मिलता है हमें। Hepatic lobules को कवर करता है। Islets of Langerhans, pancreas में। Brunner's gland, duodenum में। तो बच्चों इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ए को हम थर्ड से मैच करेंगे, बी को हम 4 से मैच करेंगे, सी को हम 1 से मैच करेंगे, डी को हम 2 से मैच करेंगे, सॉरी, है ना। तो इस हिसाब से बच्चों थर्ड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। Identify the cells whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Option 1 chief cell, option 2 goblet cell, option 3 oxyntic cell and option 4 duodenal cell. देखो बच्चों, स्टमक के अंदर HCl सीक्रीट होता है। अब स्टमक की खुद की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉबलेट सेल के द्वारा म्यूकस सीक्रीट होता है। तो सेकेंड ऑप्शन गॉबलेट सेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करता है जो कि इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट नीट 2020 का क्वेश्चन बच्चों, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और मॉडिफाइड फ्रॉम? ऑप्शन 1 कंपाउंड एपिथेलियल सेल, ऑप्शन 2 स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, ऑप्शन 3 कॉलमनर एपिथेलियल सेल एंड ऑप्शन 4 कॉन्ड्रोसाइट्स। चलिए सोचिए आप। सो स्टूडेंट्स, गॉबलेट सेल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो एक प्रकार से मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल होता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ? एंजाइम एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल सेल के द्वारा रिलीज होती है, उसका क्या काम होता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, अरे ये तो स्टमक का है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना और कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करना। सो स्टूडेंट्स, एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा रिलीज होता है और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और फिर ट्रिप्सिन बाकी के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो इस हिसाब से बच्चों थर्ड ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडेनम, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट। तो बच्चों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए डिस्कस करते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडेनम, गलत। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम से अराइज होता है, ब्लाइंड सेक सीकम से अराइज होता है। इलियम ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत। इलियम तो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ऑप्शन थर्ड, सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गलत। सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब फोर्थ ऑप्शन, इलियम हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये सही है।
ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। होप बच्चों आपने मेरे साथ डाइजेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 एंजॉय करा होगा। पूरा हमने अच्छे से कवर करा है, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।